बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला एमसीक्यू आपके सामने है। हीट ऑफ रिएक्शन may be positive or negative which can be determined accurately by using। हीट ऑफ रिएक्शन कहता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं तो वो कैलकुलेट की जाती हैं एक्यूरेटली किसकी मदद से। पहली ऑप्शन है कैलोरीमीटर, दूसरी ऑप्शन है पोलैरीमीटर, तीसरी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और लास्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्टोमीटर। तो बेटा कैलोरीमीटर जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। पोलैरीमीटर क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस पर, सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं और वो लाइट को रोटेट करता है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो हम मेजर करते हैं पोलैरीमीटर की मदद से। और इसी तरह जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें हम स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज के लिए होता है। तो ये पोलैरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर ये रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए होते हैं और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है वो कैलोरीमीटर है। तो यहां पे अल्फा आंसर बनता है 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, जिंक रॉड एक्ट एज एनोड इन द Daniell cell but act as cathode when coupled with aluminium electrode. This is because the standard reduction potential of। पहली ऑप्शन है जिंक इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, दूसरी ऑप्शन है जिंक इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, तीसरी है जिंक इज लेस देन एल्यूमिनियम और लास्ट है जिंक इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये याद रखना है आपने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने एलिमेंट टॉप ऑफ द सीरीज हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है। जो जो हम सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है और जो सीरीज में जितना नीचे एलिमेंट होगा वो ही कैथोड बनेगा, जो सीरीज में जितना ऊपर है वो एनोड बनेगा। तो देखें जरा बेटा, हमारे पास लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। मैंने जिंक तक लिखा है। अब सीरीज में हम ये सीरीज का कुछ हिस्सा है, सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी लिथियम से ज्यादा होगा पोटाशियम का, पोटाशियम से ज्यादा कैल्शियम, फिर सोडियम का उससे ज्यादा, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा, जिंक का एल्यूमिनियम से ज्यादा। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो सीरीज में नीचे और जो सीरीज में नीचे है वो कैथोड, जो सीरीज में ऊपर है वो एनोड। यानी जिंक के लिए इन सारी मेटल्स जिनने एनोड के तौर पे एक्ट करना है। तो अभी एल्यूमिनियम की बात हो रही है तो एल्यूमिनियम एनोड और जिंक कैथोड। तो फिर जो पहली लाइन है क्वेश्चन नंबर 52 की वो ये है कि जिंक एक्ट एज एनोड इन Daniell सेल, कि जिंक एनोड बनता है Daniell सेल में। यानी जब आप जिंक से नीचे चलते हैं तो जिंक से नीचे आके कॉपर आता है, जिंक और कॉपर को मिलाया जाए तो जो सेल बनता है वो Daniell सेल है। तो जिंक ऊपर कॉपर नीचे, जिंक एनोड कॉपर कैथोड। लेकिन अभी बात हो रही है जिंक और एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के मुकाबले में जिंक नीचे है, यानी जिंक कैथोड बन जाएगा, एल्यूमिनियम एनोड बन जाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो फिर ये वाली बात कहां लिखी हुई है? अल्फा ऑप्शन, और यही बेटा इसका आंसर है 52 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S2O3 -2 इज। पहली ऑप्शन है +2, दूसरी ऑप्शन है -2, तीसरी ऑप्शन है +3 और चौथी ऑप्शन है -1। तो देखिए बेटा, हम किसी एलिमेंट की किसी आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? S2O3 है, एज ए होल -2 है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आंसर -2 आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का हमें पता है ज्यादातर -2 है, नंबर ऑफ एटम है 3। सल्फर की फाइंड आउट करनी है, सल्फर की एक एटम की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2 एटम है तो x और 2 एटम से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2x
-6, आंसर क्या आना चाहिए -2, 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 - 2 ये आ गया, यानी ये +4 बच गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, आंसर बेटा हमारे पास आ गया +2, यानी सल्फर के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बनती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 53 में जो आंसर मैच कर रहा है वो अल्फा ऑप्शन है +2। क्वेश्चन नंबर 54, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट, कहते हैं सारी करेक्ट हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है सोडियम एंड पोटाशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, जितनी भी ऊपर वाली मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं, जब ये डाइल्यूट एसिड से मिलती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं, रिलीज करती हैं। तो पहली ऑप्शन ठीक हो गई, सोडियम पोटाशियम दोनों हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगी जब ये एसिड से ट्रीट किया जाएगा इनको। बीटा ऑप्शन है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी व्हेन कनेक्टेड टू द कॉपर। मैंने भी बताया था कि जितना भी सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट है वो एनोड और सीरीज के नीचे वाला एलिमेंट जो है वो कैथोड के तौर पे होगा। अब हाइड्रोजन और कॉपर में अगर आप देखें, सीरीज को देखें तो हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, यानी हाइड्रोजन एनोड होगा और कॉपर जो है वो एज ए कैथोड एक्ट करेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन नंबर 54 के बीटा ऑप्शन में कहता है शी एक्ट एज ए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एक्ट एज ए कैथोड, तो ये वाली बात गलत हो गई, कॉपर के साथ ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, तो बीटा बात इनकरेक्ट हो गई। चार्ली ऑप्शन है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 पॉजिटिव, हाइड्रोजन से जितने ऊपर है उन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा जो कि 0.76 है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल में कोई भी सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता, ये बात भी सही है। तो 54 में अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा बेटा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2 वाटर इन दिस रिएक्शन। ये बेटा देखें, पहले हम रिएक्शन में चार्जेस लिख लेते हैं, देन हम उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। तो ये बेटा इक्वेशन है, रिएक्शन है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन -2 है, 2 एटम से मल्टीप्लाई हुआ -4, तो मैग्नीज +4 आ जाएगा। क्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन +1 आ गया, इधर क्लोरीन -1, 2 एटम है, तो मैग्नीज पे +2 चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चेंज किस में आ रहा है, मैग्नीज +4 से +2 इसमें चेंज आ रहा है, और क्लोरीन -1 से 0 इसमें चेंज आ रहा है, तो जिसपे चेंज आ रहा था मैंने उस पर एरोस लगा ली। अब बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी दिखाई दे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, तो ये रिडक्शन हो रही होती है, मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा इंक्रीज नजर आ तो ये बेटा ऑक्सीडेशन हो रही होती, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब याद रखना है, जो अपनी रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी यहां पे ये मैंगनीज वाला जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो अब ये बातें मैंने लिख ली हैं, अब हम इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 55, इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, HCl एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने लिख दिया है कि HCl में क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी ऑक्सीडेशन, तो जो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, बिल्कुल ठीक है। MnO2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, जो अपनी रिडक्शन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरी स्टेटमेंट देखें, क्लोरीन क्लोराइड आयन इन HCl इज रिड्यूस टू क्लोरीन, क्लोराइड आयन अपनी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पे क्या लिख दिया है,
इज रिड्यूस्ड, तो ये वाली बात गलत हो गई, तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। मैंगनीज प्लस 4 इन MnO2 इज रिड्यूस टू Mn+2 इन MnCl2। मैंगनीज जो है ना वो +4 से +2 यानी अपनी रिडक्शन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, चौथी स्टेटमेंट भी। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन, कहते हैं इन चारों के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन चारों में से सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारी सही है। तो पहली ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, दूसरी ऑप्शन जो है वो 2 and 4 ओनली, तीसरी ऑप्शन है 1, 2 and 3 और लास्ट ऑप्शन है 1, 2 and 4। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो ठीक है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट ठीक हुई, यानी डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, विच एनर्जी चेंज कॉरेस्पॉन्ड टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द एटमाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एट 298 केल्विन। बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी है जो कि किलो जॉल पर मोल में होती है, आप उसका हाफ कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगी बॉन्ड, जो बॉन्ड एनर्जी से जो चीज हमारे पास आई वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फिर देखिए पहली ऑप्शन, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो कह रहा है जी ये एटमाइजेशन होनी चाहिए, पहली बात तो सही नहीं है। दूसरी है -12 द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत, क्योंकि माइनस में नहीं होती। चौथी ऑप्शन है हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है, ये इसमें माइनस साइन नहीं आ रहा। और डेल्टा ऑप्शन है माइनस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो माइनस में नहीं होती, यानी चार्ली ऑप्शन। देखें जी बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436 किलो जॉल पर मोल। अब इसमें अगर हम इसे 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आता है 218 किलो जॉल पर मोल। तो फिर 218 जो है वो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। तो ये वाली बात जो है वो कहां लिखी हुई थी? ये बेटा चार्ली ऑप्शन में थी, हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, 56 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज नो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा चार इक्वेशंस उसने में दे दी है। पहली इक्वेशन हेबर प्रोसेस वाली है, दूसरी हाइड्रोजन आयोडीन गोज टू HI है, तीसरी 2NO गोज टू N2O4 है और चौथी PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 है। बेटा Kc का यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है? देखें जी, यूनिट ऑफ Kc के लिए फार्मूला है कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा n। और डेल्टा n क्या चीज है? डेल्टा n बेटा डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हो जाएं तो फिर बराबर होने का मतलब है कि अगर दोनों 2 2 हो जाएं, 2 - 2 आंसर 0 आ जाएगा। जब आप यहां पे 0 लिखेंगे तो कंसंट्रेशन की पावर 0 आ जाएगी, और जब कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी तो फिर किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1, यानी Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा। तो देखें किस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हैं। पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट 2 मोल्स हैं, डिफरेंट हैं, इसके कोई ना कोई Kc यूनिट होंगे। बीटा ऑप्शन में हाइड्रोजन आयोडीन 2 मोल और HI के भी 2 मोल, तो रिएक्टेंट के भी 2 मोल, प्रोडक्ट के भी 2 मोल, यानी इस केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन में रिएक्टेंट के 2 मोल है, प्रोडक्ट का 1 है, इसमें भी चूंकि डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स, Kc के कोई ना कोई यूनिट होगा। और डेल्टा ऑप्शन में भी डिफरेंट है नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए उसका भी Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा। सिर्फ बीटा ऑप्शन में Kc का कोई यूनिट नहीं बनता। तो 57 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷ सोल्यूशन इज एसिडिक, यानी pH 7 से कम होगी। स्टूडेंट याद रखना है कि H आइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। अगर H आइन ज्यादा है तो pH कम होगी, 7 से कम होगी, एसिडिक हो जाएगा, पहली बात ठीक हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है अगर H आइन इक्वल टू 10⁻⁷ हो तो फिर सोल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है, pH 7 के इक्वल होती है, बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन है अगर H आइन कंसंट्रेशन कम हो जाए 10⁻⁷ से तो सोल्यूशन इज अल्कलाइन, सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा और pH 7 से ज्यादा हो जाएगी। तीसरी बात भी सही हो गई। डेल्टा बाद में दो स्टेटमेंट इकट्ठी हैं। H आइन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁷ है, सोल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल तब जब 10⁻⁷ के इक्वल होगा।
और बेसिक, और क्या आना चाहिए था, जब H आइन 10⁻⁻7 से ज्यादा होंगे तो pH 7 से कम होगी, जब pH 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगा, उसने तो बेसिक लिख दिया, तो ये वाली बात गलत हो गई, यानी 58 का डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, द ग्राफ शो द प्लॉट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल है, जब आप उसे HCl से मिलाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ठीक है, वो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। हाइड्रोजन चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होता है, पहले एक खास टाइम तक प्रोडक्ट बनेगा, देन वो जो कर्व है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। एट विच पॉइंट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज द हाईएस्ट। ग्राफ बेटा हमने लिख लिया है, ऑप्शन उसने दे दी है, पॉइंट P है, पॉइंट R है, पॉइंट Q है और पॉइंट S है। तो देखें जी बेटा, हमेशा y एक्सिस में कंसंट्रेशन आती है, यहां पे वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम ऑफ H मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, S पे आके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, तो P पे बढ़ रही है, Q पे बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा जो तेज है, स्पीड की बात की है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होगी, R पे। यहां पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो बड़ी तेजी से प्रोडक्ट की बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चूंकि उसने स्पीड की बात की थी, तो स्पीड क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे थोड़े टाइम में ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली R पे स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन पॉइंट R। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एसिड दैट दे। ये बात बेटा आपको बता चुका हूं मैं पहले कि H आइन और pH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, H आइन ज्यादा pH कम, तो उसने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है एसिड के लिए। पहली ऑप्शन है लिबरेट H आइन, एसिड H आइन छोड़ते हैं। हैव हाई pH, गलत, जो एसिड होगा उसकी pH कम होगी, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई जी। तीसरी बात, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो लोएस्ट एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक हो गया। टर्न ब्लू लिटमस रेड, लिटमस पे जो लिटमस सोल्यूशन ब्लू होता है उसे रेड कर देते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो 60 के लिए अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। कैटलिस्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, पाथ को चेंज करता है, केसी और इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो पहली ऑप्शन है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज कैटलिस्ट की वजह से। दूसरी ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरी कंसंट्रेशन, चौथी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा ना एंथैल्पी को चेंज करता है, ना कंसंट्रेशन को चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है, यानी इन तीन चीजों को तो चेंज नहीं करता। तो फिर वो किसको चेंज कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा होता है। तो 61 का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 62, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट 500 केल्विन इज 1। बेटा Kp की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर भी दे दिया, Kp की वैल्यू दे दी है। फाइंड Kc, हमने Kc फाइंड आउट करना है एट सेम टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। R की वैल्यू दे दी है 0.01 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर के ऊपर मोल पर केल्विन, और बेटा रिएक्शन में दे दी है PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2। इसमें हमें इक्वेशन में नजर आ रहा है कि दो प्रोडक्ट हैं और एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के 2 मोल्स, रिएक्टेंट का 1 मोल, तो डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो हम इन वैल्यूज को, जो उसने टेम्परेचर की, Kp की और डेल्टा एन की वैल्यू है, हम उसको फार्मूले में पुट करते हैं। तो देखें जी, फार्मूला है बेटा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। Kp की वैल्यू उसने दी है 1, लिख दिया। Kc फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू दी है 0.01, टेम्परेचर है 500 और डेल्टा एन मैंने बता दिया आपको ये 1 होगा। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 मोल प्रोडक्ट का 1 रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एन 1 आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया जी। हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, जब पॉइंट खत्म करेंगे तो इसके 100 आ जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया जी। तो फिर ये 100 इस 500 से कैंसिल होके 5 आ गया, तो 1/5। अब 1/5 का आंसर क्या आता है, 0.2। तो बेटा Kc की वैल्यू हमारे पास आ गई
0.2। तो ये 0.2 किस ऑप्शन से मैच करता है जी? पहली ऑप्शन है 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब, यही इसका आंसर है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 0.1 है, तीसरी भी 0.1 है और चौथी 0.4 है। तो अल्फा बेटा इसका आंसर हो गया 62 अल्फा आंसर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63, enthalpy of combustion of graphite is at 25 degrees centigrade is minus 393.51 kilojoule per mole and that of diamond is minus 395.41 kilojoule per mole. The enthalpy change for the graphite is। जी बेटा जी, उसने हमें ऑप्शन दी हुई है, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, यानी ग्रेफाइट को जलाया गया तो ग्रेफाइट में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आ गई हमारे पास। इसी तरह डायमंड की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, जलाया गया उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये हमारे पास आ गई। अब वो कहते हैं ग्रेफाइट की एंथैल्पी चेंज बताएं, यानी ग्रेफाइट से डायमंड को हमने बनाना है तो वो एंथैल्पी चेंज क्या होगी? तो क्या करेंगे? सिंपली माइनस करेंगे, माइनस करने से ये साइन चेंज, ये प्लस है साइन चेंज, ये प्लस है साइन चेंज, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये बड़ा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कार्बन ग्रेफाइट माइनस कार्बन डायमंड इक्वल टू 0, क्योंकि उधर तो 0 बच गया। तो ये डायमंड जो है कार्बन, ये इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे से ठीक कर लेता हूं, ये माइनस था ये आ गया जी। अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा कि ग्रेफाइट से डायमंड बनते हुए कितना एंथैल्पी चेंज आया। अब ये पॉजिटिव है, 395 में से 393 माइनस होना है, तो आप इसमें से, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि यहां पे ये पॉजिटिव है 395.41 माइनस 393.51, तो ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 9 आ गया, इधर 4 आ गया, 4 माइनस ये 1 आ गया, 0 आ गया, तो 1.9 के करीब आंसर आ गया और ये पॉजिटिव में होगा। तो फिर हमारे पास पहली ऑप्शन है माइनस 1.91, माइनस में तो नहीं आना, दूसरी ऑप्शन है प्लस 2.1 गलत, तीसरी ऑप्शन है माइनस 2.1 गलत और डेल्टा ऑप्शन है 1.91, ये बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 64, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। पहली ऑप्शन एटॉमिक साइज, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, चौथी टेम्परेचर। बड़ा बॉन्ड एनर्जी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज कम बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एक गैसियस एटम के लिए होती है। बॉन्ड एनर्जी में हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसे तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से मुराद है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और डेल्टा ऑप्शन है टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा स्टैंडर्ड लिया जाता है बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, टेम्परेचर सब पे डिपेंड कर रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। तो 64 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, which reaction has enthalpy change equal to the standard enthalpy change of the formation of propane। आपने जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोपेन निकालनी है तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए, अब प्रोडक्ट का सब में 1 मोल बन रहा है, लेकिन प्रोपेन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है जब उसकी फॉर्मेशन होनी है, तो प्रोपेन तो गैस है। अब गैस की ऑप्शन जो है वो 3 जगह पे है, अल्फा, बीटा और चार्ली में। अब हमने देखना है कि उसके रिएक्टेंट्स की फिजिकल कंडीशन क्या है। कार्बन नेचुरली सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन नेचुरली गैस है, तो पहली ऑप्शन में कार्बन गैस लिखा हुआ है और हाइड्रोजन गैस है, गलत हो गया। दूसरी ऑप्शन में कार्बन सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, ये सही हो गया। तीसरी ऑप्शन में कार्बन गैस है, गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है कि उसमें प्रोपेन लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखी हुई है। तो बीटा ऑप्शन में सब की स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं,
तो यही जो है ना वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बनेगी। तो 65 का बीट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लाटिनम। बेटा उसने हमें इलेक्ट्रोलाइट दे दी है, कैथोड एनोड पे बता दिया कि कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट होंगी, उनमें गैसेस जो भी हैं या सॉलिड फॉर्म में जो भी मेटल्स आके जुड़नी है उनको हम देखते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, लेड ब्रोमाइड है मोल्टन, सोडियम क्लोराइड है मोल्टन, KNO3 एक्वस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। तो पहले हम मोल्टन को देखते हैं, फिर एक्वस मीडियम की तरफ चलेंगे। देखें जी, पहली ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड मोल्टन, यानी सिर्फ ये 2 तरह के आयन्स ही होंगे। जो लेड है वो पॉजिटिव आयन है, कैथोड की तरफ जाएगा। ब्रोमाइड नेगेटिव है, एनोड की तरफ जाएगा। लेड जाके कैथोड पे अपनी रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल लेड बन के वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। ब्रोमीन जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन गैस बन के या ब्रोमीन लिक्विड बन के, नेचुरली लिक्विड होता है, ये चीज सेपरेट हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड मोल्टन है, सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाएगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, एनोड के पास जाएगी। सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन के सेपरेट हो जाएगी। पोटाशियम नाइट्रेट का उसने बताया हुआ एक्वस मीडियम है, पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस मीडियम में आयोनाइज होगा। पोटाशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कहां से आ गए, ये वाटर के H आयन और OH आयन बनेंगे। अब ये 2 पॉजिटिव आयन है और ये 2 नेगेटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन में किसकी रिडक्शन जल्दी होगी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, पोटाशियम से नीचे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जल्दी पहुंचेगा और कैथोड पे पहुंच के इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज होगा। और इधर नाइट्रेट और OH में OH की जो है वो एनोड पे जाने की स्पीड ज्यादा है, डेपोजिशन जल्दी होगी, वो वहां जाएगा, वहां जाके ऑक्सीजन गैस, ये डिस्चार्ज होने के बाद ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन और OH आयन। अब उसका भी एक्वस मीडियम है। अब एक्वस मीडियम में सोडियम और हाइड्रोजन में कौन पहले जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन सीरीज में नीचे है। तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और OH की वजह से ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दी गई हैं वो कौन कौन सी मैच करती हैं। पहली ऑप्शन लेड ब्रोमाइड, उसमें लेड कैथोड पे और ब्रोमीन जो है वो एनोड पे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे, ठीक है। KNO3 में उसने पोटाशियम लिख दिया है एट कैथोड, ये वाली बात गलत हो गई। अभी मैंने बताया कि पोटाशियम और हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव आयन थे, दोनों में कौन पहले कैथोड पे पहुंचेगा, जो सीरीज में नीचे यानी हाइड्रोजन। तो पोटाशियम नाइट्रेट में जो कैथोड पे जाना है वो हाइड्रोजन गैस होगी और एनोड पे तो ऑक्सीजन आना ही है। तो चार्ली बात इनकरेक्ट हो गई। और डेल्टा में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, उसमें सोडियम और हाइड्रोजन में रेस में हाइड्रोजन पहले पहुंचेगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी और एनोड पे तो OH आना है जो कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो 66 चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट। 67, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2SO2 plus O2 goes to 2SO3, the unit of Kc for this reaction is। तो देखिए बेटा, Kc के यूनिट निकालने का भी आपको तरीका बताया था, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। 2 प्रोडक्ट हैं और 3 रिएक्टेंट हैं, यानी 2 - 3, तो कंसंट्रेशन की पावर 2 - 3। तो 2 - 3 का मतलब है कि कंसंट्रेशन की पावर -1। और कंसंट्रेशन क्या होता है, खुद कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर dm³। तो मोल्स पर dm³ की पावर -1, यानी ये -1 जब इधर ब्रैकेट में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल्स की पावर -1 और डेसीमीटर की पावर +3। ये बेटा उस इक्वेशन के लिए Kc के यूनिट आ गए हमारे पास। तो ये फिर पहली ऑप्शन है मोल्स पर, मोल्स dm³ पॉजिटिव लिखा है, गलत। दूसरी ऑप्शन मैच करती है मोल्स की पावर -1 और dm की पावर +3, यही आंसर है बेटा, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करती। तो 67 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्लो स्टेप इन अ रिएक्शन इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बिल्कुल ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, गलत हो गया बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं
कि 0 भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, माइनस में भी होता है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 3 तक होती है। तो बीटा बात गलत हो गई। तीसरी बात है जी, चार्ली ऑप्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन ऑलवेज गिव थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो हमेशा हमें थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन बता देता है, ठीक हो गया। और डेल्टा ऑप्शन है, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द रेट लॉ डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही है जी, डेल्टा ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो 68 में अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 69, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी ऑप्शन है, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेटा पहले इन दोनों ऑप्शंस को देखें जरा। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या पावर उतनी ज्यादा। सीरीज में सबसे नीचे फ्लोरीन है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली ऑप्शन तो ठीक हो गई। दूसरी बात, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। सीरीज में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है और वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये गलत हो गया। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। तो बीटा बात गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है, एवरी टॉप मेटल एक्ट एज एनोड व्हाइल लोअर वन एक्ट एज कैथोड। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर सीरीज में ऊपर वाली मेटल एनोड है, नीचे वाली कैथोड है। तीसरी चार्ली ऑप्शन भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है, एवरी टॉप मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर वन इन द केमिकल रिएक्शन बट लोअर वन कैन नॉट। यानी हर ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस नहीं कर सकती। तो डेल्टा बात जो है वो भी ठीक हो गई। तो 69 में बीटा गलत है, बाकी सारी ऑप्शंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट। कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सारी बातें ठीक है सिवाय एक के। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ डेल्टा ऑप्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत। ऑक्सीडेशन में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन को कहते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में उसने उलट लिखा हुआ, तो डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें ठीक है। 70 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल मेथड। दो तरह के मेथड हैं, फिजिकल और केमिकल, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज। कहते कौन से फिजिकल मेथड में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर आयनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएं। तो बेटा देखें, स्पेक्ट्रोमेट्री में तो हम मैस मेजर करते हैं। बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही होती है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो जब आयनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, यानी बीटा ऑप्शन इसका आंसर होगा। जो चार्ली ऑप्शन है डायलेटोमेट्री, इसमें हम वॉल्यूम चेंज के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, और रिफ्रैक्टोमेट्री में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। तो बेटा 71 का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 72, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज 1% डिसोसिएटेड। अल्फा ऑप्शन है 12, दूसरी ऑप्शन है 10, तीसरी ऑप्शन है 11, चौथी है 13। तो देखें जी बेटा, ये इक्वेशन है। इक्वेशन को मैंने लिखा कि जी अगर ये आयोनाइज हो तो अमोनियम आयन और OH आयन बनते हैं। ये तो तब है जब 100% होगा। उसने हमें खुद बताया कि 1% आयोनाइज होती है। 1% ऑफ 1 मोल, 1% ऑफ 1 मोल, 1% ऑफ 1 मोल, इसी तरह 1% ऑफ 1। अब हमें गर्ज है OH से। 1% का मतलब क्या है, 1/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 1। ये क्या आ गया, 1/100। 1/100 क्या होता है,
10 की पावर -2, ये 1/100 आ गया। अब ये बेटा हमारे पास आए हैं OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, तो POH कैसे निकलेगा? OH है, POH निकालने के लिए 10 खत्म, साइन चेंज, बेटा POH आपके पास आ गया 2। तो pH क्या होता है? हम जानते हैं कि pH और POH मिलके 14 बनता है, तो POH 2 आ चुका है, तो बेटा pH क्या होगी? 14 - 2 यानी 12। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आया हमारे पास pH 12, तो ये आंसर बनता है जी अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, कहता है सारे एक्सोथर्मिक है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है। दूसरी ऑप्शन है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बेटा एंडोथर्मिक है, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है, कंबस्टन एक्सोथर्मिक है, तो 73 का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय, रिएक्शन के डायरेक्शन हम कैसे पता चलाते हैं? पहली ऑप्शन है लॉ ऑफ मास एक्शन, इससे रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। बीटा ऑप्शन है ली शैटले प्रिंसिपल, ये इफेक्ट ऑफ कंडीशंस बताती। चार्ली ऑप्शन है रेट लॉ, और डेल्टा ऑप्शन है केसी वैल्यू। बेटा केसी वैल्यू अगर जो है वो क्यूसी से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो तो रिएक्शन वापस जा रहा होता है, तो केसी से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चलता है, तो 74 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, if pK value for the aqueous NaOH at 25 degree centigrade is 6.8, what is the correct pKb value for the NaOH solution at this temperature? पहली ऑप्शन है पॉजिटिव 7.2, दूसरी है -7.2, तीसरी है +6.2 और डेल्टा ऑप्शन है -6.2। तो देखें जी बेटा हम जानते हैं कि pKa और pKb इज इक्वल टू 14 है, उसने हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? pKa की, वो कितनी वैल्यू दी हुई है उसने हमें? वो बेटा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो है 6.8, तो 6.8 को हम यहां पे पुट करेंगे, ये 6.8 आ गया, 14 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो pKb हमारे पास आ जाएगा 14 - 6.8, 14 में से 6.8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। तो 7.2 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये मैच करती है जी अल्फा ऑप्शन से, तो pKb की वैल्यू आ गई 7.2 यानी अल्फा ऑप्शन 75 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये जितनी ऑप्शन दी गई हैं सारे हमारे कोर्स में हमारी बुक में रिएक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। अल्फा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड जो बीटा ऑप्शन है वो सेकंड ऑर्डर है, जो चार्ली ऑप्शन है वो थर्ड ऑर्डर है, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर है 1.5 है। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, किसी रिएक्शन को देख के हमें नहीं पता चल सकता कि वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उनकी पहले हम मैकेनिज्म फाइंड आउट करते हैं, हम उनके स्टेप्स फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इन सब के बारे में बुक में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इनके ऑर्डर ये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 अल्फा ऑप्शन उसका फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में गलत स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कहते हैं पूरे रिएक्शन में सेम रहेगा, ठीक हो गया जी, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी ऑप्शन है द यूनिट ऑफ के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल्स की पावर -2 डीएम की पावर +6 और s -1 s पर सेकेंड है। देखिए जरा पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के निकालने का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन 1 - n पर सेकेंड। n क्या चीज है? ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए n जीरो हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - 0 पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड आ गया, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट आ गया मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड।
तो यहां पे जो ऑप्शन उसने हमें बीटा बताई थी उसमें लिखा था यूनिट ऑफ के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल्स की पावर -2 DM + 6 और पर सेकेंड, तो ये गलत हो गया बेटा। चार्ली ऑप्शन है हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, और डेल्टा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेल्टा ठीक है, चार्ली को देखें जी। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है हाफ लाइफ का, T12N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n -1। n ऑर्डर है बेटा, n की जगह 0 लिखेंगे, यहां भी 0 और यहां भी 0, तो जब आप 0 -1 करेंगे तो A1 की पावर आएगी -1, वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो चार्ली ऑप्शन भी ठीक है, डेल्टा भी ठीक है, अल्फा भी ठीक है, सिर्फ बीटा बेटा इनकरेक्ट है, 77 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3COOH plus C2H5OH goes to ethyl acetate plus water. What would not happen when we add more ethanol? कहता है क्या नहीं होगा जब आप एथेनॉल डालेंगे। एथेनॉल क्या है? रिएक्टेंट। जब आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो पहली चीज, पहली ऑप्शन देखें, द कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, आप खुद बढ़ा रहे हैं एथेनॉल तो एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। दूसरी बीटा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल सम ऑफ द एथेनॉल मस्ट बी रिमूव्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द एडेड एथेनॉल, हमें एथेनॉल को रिमूव करना पड़ेगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो बढ़ गई थी दोबारा से सेम हो जाए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। दूसरी बात भी ठीक है। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, बेटा प्रोडक्ट को हम कहते हैं राइट और रिएक्टेंट को कहते हैं लेफ्ट। अब आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन वापस तो कभी भी नहीं आएगा, लेफ्ट की तरफ कभी भी नहीं आएगा, राइट की तरफ जाएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो चार्ली बात इनकरेक्ट होगी, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा मोर एथेनॉल डायरेक्ट विद एथेनोइक एसिड एंड मोर इथाइल एथेनोएट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ज्यादा एथेनॉल ज्यादा एसिड से मिलकर ज्यादा एस्टर और वाटर बनाएगा, डेल्टा बात भी ठीक है। तो 78 चार्ली ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं पॉसिबल, बाकी सारी चीजें पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इन मेनी केमिकल रिएक्शन अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में तकरीबन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो पहली ऑप्शन है हाफ द रेट ऑफ रिएक्शन, गलत। दूसरी है डबल द टाइम फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, कि ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, गलत। चार्ली ऑप्शन है हाफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट यूज, गलत। और डेल्टा ऑप्शन है डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आंसर है बेटा, रिएक्शन डबल हो जाता है, 79 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आर करेक्ट एक्सेप्ट, कहते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक के लिए सारी बातें ठीक है सिवाय एक है। एक्सोथर्मिक में अल्फा ऑप्शन है इट इज 1 वेयर एज एनर्जी हीट इज गिवन आउट, कहते हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। एंडोथर्मिक इट इज 1 वेयर एनर्जी हीट इज टेकन इन, जिसमें सिस्टम में हीट आती है, ठीक हो गया। फिर एक्सोथर्मिक में बीटा ऑप्शन है इट अकर्स व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर मेड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो ठीक है, ये तब होगी जब बॉन्ड्स बनते हैं। और एंडोथर्मिक तब होगी जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो लिखा हुआ है इट अकर व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन इट रिजल्ट इन टेम्परेचर फॉल इन द सराउंडिंग, एक्सोथर्मिक में पहले टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बढ़ता है और ये सारी हीट बाहर सराउंडिंग की तरफ जाती है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एट द एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चार्ली बात इनकरेक्ट हो गई। एंडोथर्मिक में भी देखें इट रिजल्ट इन टेम्परेचर राइज इन द सराउंडिंग, इसमें क्या होता है, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आती है, तो एट द एंड सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो चार्ली बात एंडोथर्मिक के लिए भी गलत हो गई, तो चार्ली बात इनकरेक्ट है, अल्फा बीटा ठीक है। डेल्टा को देखें जी, डेल्टा एक्सोथर्मिक में कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और मोर देन दैट ऑफ एंडोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक हमारी नेचर में ज्यादा है, ठीक है, एंडोथर्मिक कम है। और इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन और लेस देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर, बिल्कुल ठीक हो गया, यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है। तो 80 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इफ आयरन +2, आगे गोज टू लिखा हुआ आयरन और उसमें -0.44 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, माइनस में दिया गया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है इसका मतलब है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। और ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया गया, यानी ये हाइड्रोजन से नीचे है। देन द वैल्यू ऑफ E0 सेल इज, तो बेटा जब एक मेटल या एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हो और एक एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हो, तो हम सिंपली उनकी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं
इनको ऐड करते हैं, यानी एक की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक रिडक्शन कर रहा है, एक की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट में होते हुए कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो एक एनोड एक कैथोड। तो देखें जी, ये बेटा आयरन की वैल्यू और ये दूसरे रिएक्टेंट जो कि ब्रोमीन है उसकी वैल्यू, दोनों को सम अप किया, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, सम अप करके 1.52 आंसर आ गया। तो ये उस सेल की ईएमएफ कहलाएगी। तो पहली ऑप्शन देखें 1.52 यही आंसर बेटा, बाकी ऑप्शन की अब हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी मीन। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी में स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? 1 मोलर कंसंट्रेशन ओनली। दूसरी ऑप्शन है टेम्परेचर 298 केल्विन ओनली। तीसरा ऑप्शन है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ओनली। और डेल्टा ऑप्शन है 1 मोलर कंसंट्रेशन कॉमा टेम्परेचर 298 केल्विन कॉमा एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। यानी ये तीनों कंडीशंस होंगी तो स्टैंडर्ड होगा। तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकियों में सिर्फ एक एक कंडीशन की बात की गई थी। तो 82 डेल्टा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेसिस आर करेक्ट, करेक्टली मैच एक्सेप्ट। कहते हैं सारे करेक्टली मैच कर रहे हैं सिवाय एक के। एसिड वो है जो एचाइन छोड़े और कॉन्जुगेट बेस वो है जो एचाइन ले। HCl में से हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए तो जो नेगेटिव आयन बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगी। HCl की कॉन्जुगेट बेस है क्लोराइड, ठीक है। H2SO4 में एक हाइड्रोजन कम कर दें, उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी HSO4, ठीक है। फिनोल है C6H5OH, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें C6H5O नेगेटिव, फिनोक्साइड उसकी कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। NH3 में से आपने एक हाइड्रोजन कम करना है, तो कम करके वो NH2 नेगेटिव बनेगा, यहां पे NH4 पॉजिटिव हो गया। तो एच आइन बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो 83 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कहता है गलत स्टेटमेंट बताएं। पहली, इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। बीटा ऑप्शन, इट हैज स्मॉलर वैल्यू फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, यानी रिएक्टेंट जल्दी से वो एनर्जी अटेन करेंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन, इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो चार्ली बात गलत हो गई। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, डेल्टा बात भी ठीक हो गई। तो 84 का चार्ली आंसर है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, अ पाइप इज कैरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, द रेट एट विच इट करोड्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय। कहते हैं पाइप में सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, वो कितनी तेजी से करोड होगा, कैन बी डिक्रीज बाय, यानी उसका रेट ऑफ जो क्रोजन है, जो उसने करोड होना है, वो कम हो सकता है बाय। पहली, रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्रोजन बढ़ जाती है। दूसरी, यूजिंग अ नैरोअर पाइप, नैरोअर पाइप होगा तो उसमें हर एक जगह पे H2SO4 टच हो रहा होगा, यानी जल्दी से करोड होगा। तो बीटा ऑप्शन मतलब ये भी रेट ऑफ क्रोजन बढ़ाएगा। पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ द पाइप, ये चार्ली ऑप्शन है। अगर आप आउटसाइड पाइप को जो ना पेंट कर देंगे तो इनर साइड पे H2SO4 है वो तो उसे करोड करेगा। डाइल्यूटिंग एसिड, अगर आप इसे डाइल्यूट करते हैं फिर क्रोजन का रेट कम हो जाएगा। तो 85 का डेल्टा ऑप्शन है, जिसमें एसिड में वाटर ऐड करने से, डाइल्यूट करने से उसका रेट ऑफ क्रोजन डिक्रीज हो जाएगा। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।